नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपोहदरी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है और इससे प्रश्न तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसकी भूमिका को समझेंगे, रमणिका गुप्ता जी का जीवन परिचय जानेंगे। इसमें जो अध्याय आए हुए हैं, उन अध्यायों को का नाम पढ़ेंगे और साथ ही जो भूमिका इसकी है, कि सच बोलना ज़रूरी क्यों? है ना? तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने नोट्स नहीं लिए हैं, तो इन नोट्स को ज़रूर ले लीजिए। 7209973250 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुँचाई जाएगी। हिंदी ओशन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सारा कोर्स के अनुसार में, क्रम के अनुसार में सारी डिटेल्स मिल जाएँगी और साथ ही आपको मूल किताबों का अध्ययन इस भी कराया गया है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को एमसीक्यू, पीवाईक्यू भी मिल जाएँगे और जो टेक्स्ट है, वो भी पूरा मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, तो एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा आपोदरी को पढ़ना। रमणिका गुप्ता जी का जन्म सन 1930 ईस्वी के में पंजाब के सूनाम नामक स्थान पर हुआ था। तो पंजाब में ये जन्मी थी 1930 ईस्वी में। आपोदरी आत्मकथा सन 2015 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, इनकी 2 आत्मकथाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तो हादसे नाम से प्रकाशित हुई थी 2005 में, ठीक है? हादसे ये पहला भाग था, 2005 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद में आपोदरी के नाम से जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है आपोदरी के नाम से, जो कि 2015 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं, जो आपका दूसरा भाग है, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, हाथ से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, 2015 में प्रकाशित हुई थी ये कृति। वे प्रख्यात साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा और राजनीति सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने आदिवासी जीवन पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। वे सामाजिक सरोकारों की पत्रिका युद्धरत आम आदमी की संपादक भी रहीं। ये इम्पोर्टेंट है। ये सामाजिक पत्रिका थी, युद्धरत आम आदमी इसके संपादक भी रही हैं। उन्होंने झारखंड के हजारीबाग के कोयलांचल से मजदूर आंदोलनों को साहित्य के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। वे बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विधायक भी रही हैं। ठीक है, तो ये राजनीति में भी उतरी थी। इनकी प्रमुख कृतियां अगर देखा जाए तो कौन है? तुम कौन, तिल तिल नूतन, मैं आजाद हुई हूँ, आदम से आदमी तक विज्ञापन बनते कवि, दलित हस्तक्षेप, निज घरे परदेसी, कलम और कुदाल के बहाने, सीता मौसी आदि। ये सीता मौसी जब ये इनकी भूमिका पढ़ेंगे ना, तो इन उपन्यास का भी जिक्र रहेगा। इनकी आत्मकथा हादसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हादसे और आपोदरी बेहद लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। इनकी जो आत्मकथा है हादसे, ये प्रकाशित हुई थी 2005 में, जिसमें जीवन की तमाम विसंगतियों, विपरीत परिस्थितियों से जूझती, लड़ती एवं उनसे उबरती एक सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में रमणिका जी के अनुभव हैं। साथ ही साथ एक मजदूर यूनियन की नेता से लेकर बिहार विधान परिषद की सदस्य बनने तक के सफर में जो हादसे हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो महत्वपूर्ण रही हैं। उन सबका रमणिका जी ने सिलसिलेवार जिक्र किया है। लेखिका के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, प्रसंगों, घटनाओं का बड़ा ही मनोविश्लेषणात्मक वर्णन है। आपोदरी लेखिका की कई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक रहस्यों का बेबाक उद्घाटन भी है, जो शायद दूसरी स्त्री लेखिका के लिए ऐसा करना संभव ना हो पाता। किंतु साफ, सहज, स्पष्ट एवं बेबाक होना रमणिका जी के व्यक्तित्व की विशेषता है। आपोदरी लेखिका के व्यक्तित्व गठन की प्रक्रिया है। देखिए, हम लोगों ने कुछ बारे इसके इनके बारे में जान लिया है। मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, तो रचना आपको पता है, आपोदरी प्रकाशन 2015, एक ज़िद्दी लड़की की आत्मकथा के नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित कराई थी। रचनाकार रमणिका गुप्ता हैं, मूल नाम इनका रमना था, ये बताती हैं भूमिका जब आप पढ़ेंगे तब बताती हैं कि इनका जो मूल नाम है वो रमणा, रमणा, रमणा कह कर के घर वाले बुलाते थे। जन्म इनका 22 अप्रैल 1930 ईस्वी सूनाम पंजाब में हुआ था। निधन 26 मार्च 2019 नई दिल्ली। इसका प्रथम भाग हादसे है, जिसका प्रकाशन ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। आपोदरी पंजाबी भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा, पंजाबी भाषा का शब्द है आपोदरी। आपोदरी में लेखिका पर फ्रायडवाद का प्रभाव पड़ा है। आपोदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता का पहला प्रेम बलराम नाम के व्यक्ति के साथ था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद लेखिका का पूजा पाठ, कर्म कांडों पर से विश्वास कम होने लगा था। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे इसका।
इस पुस्तक में लेखिका ने पंजाब की एक कुड़ी मार नामक कुप्रथा का वर्णन किया है। तो ये मुख्य बिंदु हो गए जो टेक्स्ट से मैंने पढ़े तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपोदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा को पढ़ना। विविधता भरे अनुभवों की धनी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा की यह दूसरी कड़ी आपोदरी एक बेहद पठनीय आत्मकथा है। ठीक है, तो दूसरी कड़ी है। पहला भाग हम लोग देखिए ऐसे जब हम लोग मुर्दैया पढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी मणिकर्णिका लिखी है और मुर्दैया लिखी है। तो मुर्दैया पहला भाग है, दूसरा भाग मणिकर्णिका है, लेकिन यहाँ पर पहला भाग हादसे है, दूसरा भाग आपोदरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उनकी आत्मकथा की पहली कड़ी हादसे से यह कई अर्थों में अलग है। सच कहें तो तो यही है उनकी असल आत्मकथा। यहाँ लेखिका का निजी जीवन, उनके संघर्ष का सच एक स्त्री की कसौटी पर उद्घाटित हुआ है। यह एक सुदीर्घ जीवन की कहानी है जहाँ एक रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में रमणिका जी का धनबाद तक का जीवन बड़े रोचक ढंग से सामने आता है। भाग एक पढ़ लेते हैं। भाग एक में क्या-क्या आया है? देखिए, भाग एक में है सच बोलना क्यों ज़रूरी? मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूँगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढक कर चलो, मैं बड़ी होने लगी, जब आस्थाएँ टूटी, उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भैया, भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दरवाजा, मौसी, नाना, कुलच्छनी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के साँप, कौतूहल, अपराध बोध का बीज, गलत का एहसास, क्वेटा में किस्से, एक मर्द बराबर हजार औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ीमार गुरु परिवार, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार। यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के भारत लौटने के बाद। प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साए, हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह। देह की भूख, भाभी, फौजी भाईचारा, मझले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत के पात्र, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते। मिथक ढह गया, जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए। पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ, अगवा लड़कियों की खोज, रिफ्यूजी कैंप, नुआखली और अनशन, दूसरी प्रेम यात्रा, निजात की मुहिम, कोई बंदिश न लगाई जाए। क्या सच को झूठ कहूं? दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य मेरा हो। शादी में बाद वफादार रहें। क्या तू वेदी की बहन है? हाँ, प्रकाश के पास गई थी पहली बार। यू आर माई लिटिल एंजल। कौन पहचानेगा दूल्हे को? सतलज बहती रही हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपए में गुजर कर लूंगी घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और डाह, ग्रंथी, वफादारी की कसम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आंखों से झलकता प्यार, महाराजा का बलवा, बुलावा, जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, अपने पाँव पर खड़ा होने की जिद, पैसों की ज़रूरत का एहसास, भटकावों का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए, स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुआ हो, दोस्त, सखा, हमदम, छाया सड़क पर कूद कूद रही थी। मेरी मम्मी बहुत बहादुर है। सांता क्रूज, मरीन ड्राइव और मराठी भाषा से परिचय। सीबा, शेवा, शीबा, मद्रास यात्रा। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में अगर देखा जाए तो कौन-कौन से टॉपिक आए हैं, कौन-कौन से शीर्षक से लिखा है इन्होंने। यात्राएँ और मुक्ति की छटपटाहट, परिदृश्य, स्वतंत्रता का एहसास, दहशत ज़दा धनबाद, गॉडफादर का पतन, मन के दरवाजे पर मुक्ति की इच्छा की दस्तक और मेरी कविता का विषय बदल गया। मैंने समाज सेवा और राजनीति के दरवाजे एक साथ खोल दिए। तलाश पथ में राजनीति झूठ से पहला परिचय, चीन का युद्ध राजनीति में पहली कामयाब दस्तक, सुरक्षा कवच, कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन, प्रशिक्षण केंद्र व बलवाड़ियों की स्थापना, मजदूरों की मांगों पर सौदेबाजी, संवित सरकारों का चलन, राजनीति में मेरी दूसरी पारी, पांव छू बाबा, औरत गुटबंदी का एक तेज हथियार, एहसान का एहसास और अपराध बोध, सिंदरी का छात्र आंदोलन, दरवाजा खुला रखना, जियो पर पहचान गंवा कर नहीं, जगत औरत, मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया, मांडवी जेल से भावनगर जेल तक, खावड़ा की यात्रा, आदम और ईव, कच्छ जन परिषद का गठन, रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं, अतरंग क्षणों की गहराइयों से रूबरी हुई मैं, संसद में जूता फेंका, औरत का तरंग मन, मुझे खुद से ही मुक्त होना है, हम चले नए आकाश में उड़ने। तो ये हम चले नए आकाश में उड़ने इनका लास्ट शीर्षक है।
ठीक है? तो 2 भागों में प्रकाशित हुई है आत्मकथा। चलिए अब इसके प्रमुख पात्र पढ़ लेते हैं। प्रमुख पात्रों में लेखिका है सबसे पहले पिता प्यारेलाल बेदी, इनके पिता का नाम प्यारेलाल बेदी है। बीबी जी माँ लीलावती बेदी हैं। बड़े भाई सत्यव्रत बेदी, मझले भाई चांद्रव्रत बेदी और छोटे भाई रविव्रत बेदी, ठीक है? 3 भाई हैं, याद रखिएगा। सत्यव्रत पहले नंबर के सबसे बड़े हैं, ये याद रखिएगा। सत्यव्रत, चांदव्रत और रविव्रत। बुआ इनकी दुर्गावती और लक्ष्मी, दादाजी करमचंद बेदी, ताई गौरा, हीरालाल दादा का भाई, वेद प्रकाश गुप्ता पति, पुत्र उमंग पावेल गुप्ता, पुत्री शीबा सिब्बल तरंग गुप्ता। ये 2 पुत्रियां हैं, शीबा सिब्बल और तरंग गुप्ता। अन्य पात्र बलराम, हमीद, भाभी, यशपाल, बलजीत, आहूजा, प्रोफेसर वाजपेयी, दिलीप, सजीव रेड्डी, रामू, संतरा, नाना, मौसी आदि। तो ये सारे ही पात्र इसमें आए हैं। अब यहाँ से भूमिका पढ़ना शुरू करेंगे। भूमिका लिखती हैं ये सच बोलना क्यों ज़रूरी के नाम से, ठीक है? ये याद रखिएगा, प्रश्न वन लाइनर के रूप में बन सकता है, वैसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। भूमिका है सच बोलना क्यों ज़रूरी। उन स्त्रियों के हठ को जिसने उन्हें आपुधरी बनाया, उनके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस हौसले को जिसने जोखिम उठाया पर कभी हारा नहीं। मैं रमना हूँ, मेरे कई रूप हैं, जिससे आप मेरी इस कथा यात्रा से रूबरू होइएगा। मैंने बुरी लड़की होने का दंश भी झेला है, हालाँकि मैं मानती हूँ कि मैं बुरी नहीं थी। पर मैं कौन होती हूँ यह जजमेंट सुनाने वाली? पढ़िए ना आगे। बताइएगा मुझे क्या मैं बुरी थी? क्या मैं बुरी हूँ? मैं क्या हूँ? या मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ? चलिए आत्मकथा के साथ चलें। हाँ, मैं रमना हूँ। स्कूल, कॉलेज और प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रमणिका है। रमणीक को संज्ञा का रूप देने के लिए जानबूझकर बनाया गया है। मुझे बदलाव प्रिय है। हालाँकि मैं जब भी भीतर से कहीं रमना ही हूँ। वही रमना कहीं अकेली खेलती, कहीं अकेली दौड़ती, कहीं अकेले डटती, कहीं अकेली झगड़ती और बिसूरती हुई या भीड़ में जूझती हुई बहस करती, तर्क रखती, एक दुबली-पतली मरियल-सी, सीधी-सादी भोंदू-सी लड़की। ऐसे में अभी क्या कहूँ? ये कुछ लोग जानते हैं, आप भी जान जाएँगे। इस मुकाम पर मुझे उस रमना ने ही पहुँचाया है, जो जिद्दी, बुरी या खराब अथवा बुद्धू कहलाने पर भी हँस या मुस्कुरा देती थी, पर अपनी बात पर अड़ी रहती थी। आगे ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। नदी को पत्थर नदी को पत्थर बाँध सकते हैं ना बाँध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये रमणिका गुप्ता जी कहती हैं। ठीक है? एक कहानी ये भी से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट कथन है। चूँकि मैं उसे नदी मानती हूँ जिसमें सब अपनी गंदगी धोकर जाते हैं, पर वह सतत स्वच्छ अबाध गति से बहती रहती है। फिर भला मेरी स्त्री कैसे उन रूढ़ियों या बंधनों से बंधकर खुद को गंदला होने देती, जिन्हें मैंने हमेशा नकारा और तोड़ा। मैं कितना नकार पाई, कैसे नकारा, वह सही था या गलत ये आप बताइए। जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं, उसके साथ-साथ उसके संस्कार, ग्रंथियाँ, भय और संकल्प भी बड़े होते हैं। और कभी-कभी लड़की इन सब से आगे बढ़ जाती है। मैं आगे बढ़ने के लिए दौड़ी या दौड़ने के लिए दौड़ी, ये घटनाएँ बताएँगी, जिनमें मैं घटती रही या जिन्हें मैं उलांघती रह गई। दरअसल यह चीज़ पाने के लिए एक हठ ज़रूरी होता है। घोड़ा भी हठ करता है और मनुष्य भी। मैं या मेरी स्त्री कितना अड़ पाई, यह यक्ष प्रश्न है। शायद समय का अंतराल उत्तर दे दे, अभी तो स्त्री की यात्रा बहुत बाकी है। आस्थाएँ शाश्वत नहीं होती। मेरी आस्थाएँ भी बदली और एक दिन वे आस्था न रहकर तर्क बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट। तर्कसंगत होना ही सही है, उचित-अनुचित क्या है, मैंने इसकी चिंता नहीं की, ये मेरा काम नहीं। तर्क क्या कहता है, क्या निष्कर्ष निकालता है, उसे कार्यान्वित करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा, शायद सही भी। तर्क ने मुझे अमल करने की राह दिखाई। मैं कहाँ तक खरी उतरी इसका निर्धारण अभी तक की निर्धारित कसौटियों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने तो कसौटियाँ ही बदल दी थीं। मैं सफल हुई या नहीं, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मैंने निष्ठापूर्वक प्रयास किया, मेरे लिए यह महत्व रखता था।
कसौटियाँ शाश्वत नहीं होती, यह मेरा तर्क था, यह मेरी मान्यता थी। अगला है, ये भी कथन इम्पोर्टेंट है, अनुभवों की विरासत मेरे पास है, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ-साथ मेरे युग, मेरे देश और दुनिया की विरासत है, जिनके निष्कर्ष शाश्वत नहीं सापेक्षिक हैं। आप अपने-अपने सापेक्ष रच सकते हैं, अपने-अपने दृष्टिकोण और मानसिकता के अनुसार नए-नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन याद रखिए नियम, कानून, दायरे और समाज, यहाँ तक कि देश और दुनिया के केंद्र में मनुष्य ही है। सब कुछ मनुष्य के लिए ही है। इनके लिए मनुष्य ना तो बचा बना है, ना ही बनेगा। इसीलिए निष्कर्ष निकालते समय याद रहे कि आप पहले मनुष्य हैं। मनुष्य की कसौटी मानवता है, ना कि समाज के नियम या कानून। उन्हें तो मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही बदलता है। मैं सदैव ऐसा ही मनुष्य बनने के लिए प्रयास में रही। अपनी पीढ़ी से भी मैंने यही अपेक्षा की। परिवार में प्रेम प्रसंगों के बहुरंगे सिलसिले किसी में भी प्यार की ललक पैदा कर देते हैं। यह प्यार व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक अधिक बन जाता है। दूसरे के प्यार को बरकरार रखने का प्रयास खुद ही एक प्यार बन जाता है। प्यार की ललक समाज के प्यार की भूख से जुड़ जाती है। इस ललक ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यह ललक फूहड़ कभी नहीं रही, चूंकि प्यार से जुड़ी ललक फूहड़ नहीं होती, लेकिन समाज प्यार में बाधक बनकर खड़ा होने को ही अभिशप्त रहा है। यहीं शुरू होता है प्यार और व्यवस्था का टकराव। मैंने प्यार का साथ दिया। प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर नहीं किया जाता। मेरे परिवार में नई पीढ़ी के लिए शायद यह पहला प्रसंग था। मेरी उसमें रुचि परिवार की प्रचलित परंपरा के खिलाफ विद्रोह का समर्थन था। दूसरी तरफ योजनाबद्ध ढंग से रिश्ते जोड़ने का सिलसिला जारी था, वही मान्य था। मान्यताओं और इच्छा के संघर्ष में मैंने इच्छा का साथ दिया। इच्छा की उर्वरा भूमि में मेरे प्यार का अंकुर फूटा। पंजाब के हीर रांझा की कथा को सुना था, अपने घर में उसे घटते देखकर मैं रोमांचित हो उठी थी। इस रोमांच और रोमांस ने आगे आने वाले जीवन को कितना प्रभावित किया, यह भी भविष्य में ही कैद था। जीवन के वर्तमान में ही भविष्य की नींव पड़ती है। मेरे अवचेतन में वर्तमान मेरा भविष्य लिख रहा था। मेरे भीतर घुटी-घुटी अपराधी सी मेरी इच्छाएँ एडवेंचर कथाओं को जन्म दे रही थीं। मेरे सपनों में राजकुमार, नाइटों, योद्धाओं, जिन्नों व शहजादों की कथाएँ जन्मती-मरती, परवान चढ़ती और शहीद होती थीं। मैं अभिनय और नृत्य के ज़रिए खुद को अभिव्यक्त करने को ललायत विभिन्न पात्रों को अपने नृत्य की भंगिमाओं में जीने लगी थी। उस खूसटारे समाजी मास्टर से घृणा एक जिन्न का रूप खड़ा करती थी। मेरे भीतर कोई शहज़ादा, राजकुमार या नाइट बसता था, जो मेरे भीतर बैठी एक डरी-डरी सी लड़की को मुक्ति दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। मेरे कानों में राजकुमार की आहट अनवरत गूंजती थी। पता नहीं क्यों एक अतरंग साथी बनकर एक पुरुष मेरी मदद में आ जाता था, जबकि पुरुष से ही त्रस्त थी मैं। एक ओर थी मेरे अंतर में मैं और दूसरी ओर थी मेरी बाह्य मैं। मेरा बाह्य रूप वाचाल हमेशा बहस करता, तर्क करता, हँसता, मज़ाक करता, किसी भी हद तक जाने को तैयार। वह न राजकुमार का इंतज़ार करता, न शहज़ादा या नाइट का खुद बचाने वाले की भूमिका अदा करने के लिए सदैव तत्पर संकल्पित। मेरे अंतर्मन की कमज़ोरी था मेरे अंतर्मन की कमज़ोरी थी प्रेम, लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति या प्रतिबद्धता का सवाल उठता तो मेरी बहिर्मन प्रेम को भी दरकिनार करने की कुव्वत रखता। जोखिम उठाना मेरा स्वभाव है। एडवेंचर का जज़्बा केवल रोमांस नहीं हेतु नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव नहीं, किसी हाज़िर रहता है। प्रेम की तरह ही घृणा मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य भाव है, जो असुरक्षा पापा बाहर हैं जाओ जो असुरक्षा और भय से पैदा होता है। यह ईर्ष्या और बदले की भावना से परवान चढ़ता है। सभ्यता के विकास ने ही समाज को घृणा करना सिखाया है। उसी ने वर्चस्ववादी बनाया है इसे। यहाँ तक कि इस विकास क्रम ने औरत को भी संपत्ति बना दिया। संपत्ति से उत्पन्न होता है कब्जाकरण और कब्जा पैदा करता है अहम। यही दर्प दूसरे को छोटा मानना है और खुद को बड़ा। सभ्यता के विकास की सीढ़ियां दनादन चढ़ते हुए पुरुष समाज का सिरमौर बन बैठा, विधाता बन बैठा। वह बन गया सुपरमैन, जो किसी भी कमजोर से घृणा करता है, किसी भी कमजोर को जिंदा रखने के पक्ष में नहीं है। ऐसे ही पुरुष प्रधान समाज ने लिंग, रंग, जन्म के आधार पर घृणा और भेदभाव के बीज बोए।
मनुष्य पैदा होते ही घृणा नहीं करता, प्रेम ज़रूर करता है। समाज ही उसे घृणा करना सिखाता है। मैंने बेहद प्रेम किया है, घृणा के रूबरू भी हुई हूँ, पर घृणा मुझ पर देर तक हावी नहीं हो सकी। इसीलिए शायद मैं प्रेम को व्यष्टि से समष्टि में बदलने में कामयाब रही। प्रेम जब समूह के स्तर तक फैल जाता है तो विराट बन जाता है। उसके सामने व्यक्तिगत प्रेम बौना हो जाता है। विश्वास स्वयं विराटता की एक ज़रूरी शर्त बन जाता है। तर्क प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर विश्वास को जन्म देता है। इम्पोर्टेंट, तर्क प्रश्न करता है और प्रश्न उत्तर विश्वास को जन्म देता है। दोनों का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। मैंने तर्क और विश्वास को जिया है, इसलिए जब-जब विश्वास टूटा, मुझे धक्का लगा, मुझे लगा मेरा तर्क हारा है। फिर भी मैंने ना तो तर्क छोड़ा ना विश्वास। जीने के लिए दोनों ही दरकार हैं। विश्वास खो जाने का अर्थ है जीने का अर्थ खो देना यानी मृत्यु। तर्कहीन हो जाने का अर्थ है जीवन जीना छोड़ देना अर्थात जीवित लाश बन जाना। तर्क शंकाओं का समाधान करके विश्वास पैदा करता है तो विश्वास उम्मीद को जन्म देता है। मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, इसलिए बार-बार परास्त होकर भी उठ खड़ी हुई। यही बार-बार उठ जाना ही तो वह उत्साह है, उल्लास है, जो जीने की इच्छा जगाता है। यह भी कह सकते हैं कि जीने की इच्छा ही बार-बार गिरने पर फिर से उठने की ललक बनाए रखती है। सच कहने का हौसला भी मुझे मेरी जीने की इच्छा से ही मिला। मैंने हर पल को जिया, मैंने यादों से सीखा है ज़िंदा रहना, यादों को भी जिया है मैंने। उसके लिए ज़रूरी है सच कहने की हिम्मत और कुव्वत। सच जितना कटु होता है, उतना ही बड़ा होता है। जितना बड़ा सच होता है, उतनी लंबी और प्रभावकारी उसकी अनुगूंज होती है। इम्पोर्टेंट। सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है, उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है, उतना ही मारक होता है। बदलाव के सब लक्षण, जड़ता को झकझोरने के सब जुगाड़, समाज को बदलने की सब शर्तें सत्य के गर्भ में छिपी होती हैं। मैंने सत्य की इसी रहस्यमयी मारक और विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया, अपने खिलाफ खड़ी सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए। बहुत हमले हुए, बहुत आरोप लगे, लांछन उछाले गए। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वापस उसी समाज को लौटा दिया। बूमरैंग कर गए सबके सब उन्हीं पर। ठीक है? तो बूमरैंग इंस्टाग्राम पे आपने ये फीचर देखा होगा। तो बूमरैंग कर गए सब उन्हीं पर। मैं अगली मुहिम के लिए फिर से उठ खड़ी होती रही। मुझ में कई भटकाव आए पर मैंने खुद को उनसे उबारा। आगे बढ़ने के लिए भटकाव पर रोक लगाना ज़रूरी होता है। हालाँकि भटकाव भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता, वह भी कुछ न कुछ सार्थक छोड़ जाता है। भटकाव की मृगमरीचिका और उनसे उबरने पर पश्चाताप के सैलाब भी ज़िंदगी की भूल-भुलैया में गुम होने से बचा लेते हैं। मैं अपनी गलतियों से इसलिए सीख पाई क्योंकि मैंने उन्हें छिपाया नहीं। मैंने उन्हें सच की झोली में डाल दिया, जो सब्र और सहन शक्ति की अनंत सौगातों भरी होती है। लक्ष्य की तलाश में ही लोग भटक जाते हैं। उनमें सब कुछ जल्दी हासिल करने की छटपटाहट होती है। यह छटपटाहट हर अच्छे-बुरे रास्ते को परखने के लिए विचलित रहती है, इसीलिए फिसल जाती है। यह फिसलन भी मनुष्य को खाली हाथ जाने नहीं देती। बुरे ही सही, कुछ अनुभव लेकर ही लौटता है मनुष्य। जो सदैव उसे खबरदार करते रहते हैं। फैसला गलत हो सकता है, मंशा गलत ना हो तो फैसला बदला भी जा सकता है। दोहरे मापदंड वाले सामंती समाज में अपराध बोध से ग्रस्त खुद को अपराधी मानती मैं इस स्टिग्मा को मिटाने को आतुर मैं। अपने गिर्द मेरे जैसे बेदाग अपराध बोधियों के घर घेरे से घिरी मैं। उन घेरों को तोड़ने के संकल्प लिया करती थी। मैं जानती थी कि मुझे अपराधी कहने वालों ने ही मुझे अपराधी बनाया है। इन ग्रंथियों से उबरना इतना आसान नहीं था। बचपन से ही व्यक्तित्व में पड़ी ये दरारें मुश्किल से ही दूर होती हैं। जिंदगी भर इनका प्रभाव बना रहता है। ये दरारें कहीं खाइयां न बन जाएं, कहीं मैं उनमें खो ना जाऊं। इसी प्रयास में मेरे भीतर बसी मेरे अच्छी लड़की ज़रूर जूझती रही उम्र भर। मैं कितनी कामयाब होंगी यह समय के अंतराल में छिपा था, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मेरे अवचेतन ने मुझे कभी अपराधी नहीं माना, बेवफ़ा नहीं माना। मुझे प्रेम हुआ मुझसे प्रेम हुआ और मैंने प्रेम की हदें तोड़कर प्रेम किया। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, मैंने खुलकर जीना सीखा। सच ही दोहरेपन को खत्म कर सकता है। मैंने यह जान लिया, इसीलिए लिखने बैठ गई, मैं अपने जीवन का सच की समाज के दो मुँहेपन को उजागर कर सकूँ। मनुष्य जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों शामिल हैं, उनके दोहरे मापदंडों को समाप्त करके
समाप्त करने को उद्यत मेरी स्त्री ने सबसे पहले अपने मापदंडों पर जीना शुरू किया। ऐसे मापदंड किसी बाधा को स्वीकार नहीं करते। मैंने तय किया कि मैं किसी का औजार नहीं बनूंगी। प्रायः स्त्रियों को हथियार या औजार की तरह पुरुष उपयोग करता है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया और औजार मत बनो। प्रायः स्त्रियां कोई असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होने पर चुप रह जाती हैं। उनके लिए बेहतर होता है कि ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें। बाद के दिनों में मुझे यही फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ा। मुझे शोषण से सख्त नफ़रत रही है, इसलिए उसकी गंध आते ही मैंने रिश्ते तोड़े हैं। यह तोड़ने की हिम्मत मुझे मेरे सच स्वीकारने की हिम्मत ने ही दी। सच बोलने की मुहिम ये शायद उस युवा मन को राहत दे सके, जो दोराहे पर खड़ा निर्णय लेने से हिचकिचाता है। प्रेम करना चाहता है पर डरता है। समाज से खुद अपने से चूकी, उसके अपने मन में भी समाज के मापदंड हावी होते हैं। लड़कियों का सच है, पहले सह लेना फिर प्रतिवाद करना। मैंने भी इस सच को जिया। दूसरा सच जो लड़कियां आमतौर पर जीती हैं, यह है शुचिता के हनन का खतरा और उससे उपजा अपराध बोध। इस शुचिता या कौमार्य को बचाने की फिराक में ही औरत जीवन भर को अपराधी मानती रहती है। शुचिता का बोध तो मेरे मन में बचपन से ही भर दिया गया था, जबकि मेरी यह शुचिता कभी सुरक्षित ही नहीं रही। विरले ही कोई स्त्री होगी जिसकी शुचिता समाज ने सुरक्षित रहने दी हो। यह भी एक सत्य है। अंततः उसकी निरर्थकता मेरी समझ में आने लगी। समाज की निरर्थकता सिद्ध करने हेतु मेरे लिए यह तथ्य ही पर्याप्त था। मेरी शुचिता की व्यर्थता का भान तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस ग्रंथि से मैं बहुत बाद में उभरी। शुचिता भंग होने का दंश का अपराध बनकर जीवन भर कर सकता है और इसी कारण औरत जन्म जन्मांतर तक अपराधिनी, बेवफा, विश्वासघातनी और छिनाल कहलाती है। अगर औरत इसकी निरर्थकता पहले ही समझ जाए तो शायद हीन ग्रंथि से ग्रसित होने से बच सकती है। शुचिता का टूटना उसे अपनी ही नजर में गिराता है, जबकि पुरुष अपने पहले सहवास को मर्दानगी का सर्टिफिकेट घोषित करके शेखी बगाड़ता है। इसी दोहरे मापदंड को तोड़कर स्त्री मुक्त हो सकती है। शुचिता के इस पाखंड को तोड़ने की पहल स्वयं स्त्री को ही करनी होगी। हमारे समाज के आचार संहिता के ठीक विपरीत पश्चिमी समाज में स्त्री की शुचिता ही शादी में बाधक होती है। उसे इसे उसका गुण नहीं, उसका अनुभवहीनता समझा जाता है। उनके यहाँ यह कथित भारतीय गुण गृहस्थ जीवन के लिए सुखकर साबित नहीं होता। मेरे आत्मकथ्य का सच यह साबित करता है कि शुचिता कोई मुद्दा ही नहीं है। यह पुरुष वर्चस्व के लिए बनाया गया एक मिथक है, जिसके तहत स्त्री पुरुष की नज़र में जितनी बार अपवित्र होती है, उतनी ही बार वह अपने नज़रों में गिरती है। इस मापदंड से मुक्त होकर ही औरत एक स्वतंत्र औरत बन सकती है। वह अपवित्र होने के बोध से बच सकती है। इस हीनता से उबरना ही उसे मुक्ति दे सकता है। यह सच है कि स्त्री स्वयं ही अपने गिर्द अपराध बोध के पनपने और महकने की कथा विनती रहती है। लेकिन यह भी सत्य है कि अपराध बोध की यात्रा पर निकली स्त्रियां ही समाज को बदल सकती हैं। मैंने कैसे उससे निजात पाई, यह इस आत्मकथा का सच बताएगा। यह एक बड़ा सच है कि कानून तोड़कर ही कानून बदला जा सकता है और बदला गया है। शुचिता भंग होने के बाद मैंने यौन संबंधों की गोपनीयता के नियम तोड़े। गोपनीयता की ही स्त्री की परतंत्रता का सबसे बड़ा औजार है। यौन की गोपनीयता न सिर्फ स्त्री के लिए घातक है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। यही अपराधों को जन्म देती है। ना रिश्तों में छिपाव होंगे, ना कोई ब्लैकमेल कर सकेगा। पुराने मूल्यों और वर्तमान के चालू मूल्यों से मुंहदुह होती मैं और मेरी पीढ़ी अपने अवचेतन में अपनी कसौटी पर उन्हें कसती परखती मैं। भीतर ही भीतर विद्रोह की पीठिका की निर्मित में भागीदारी करती मैं। नई कसौटियों, नए मूल्यों के बीज समय के उबड़-खाबड़ खेत में रोप रही थी। मेरी पूरी पढ़ी ही लगी थी शायद नए मूल्यों पीढ़ी माफ़ कीजिएगा, मेरी पूरी पीढ़ी ही लगी थी शायद नए मूल्यों की पौध की रोपाई में, उनके विकास में, लेकिन अतीत खाद न बनकर भविष्य के कंधों पर ही लदक गया। आज तक समाज ढो रहा है सामंती कसौटियाँ। भविष्य के बाजार में उन्हें बिकाऊ माल की तरह प्रस्तुत करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सामंती युग की ये कसौटियाँ आज भी बाजार में बिक रही हैं। सुविधावादी मूल्य तब भी कायम थे, आज भी कायम है। इन मूल्यों को चुनौती देती यह पीढ़ी उन्हीं मूल्यों का शिकार भी हो रही है। मैं भी किस हद तक इनका शिकार बनी और इनके खिलाफ कितनी हद तक लड़ने में कामयाब रही, यह इस आत्मकथा का मेरा सच बताएगा।
मैंने अपने और अपनी पीढ़ी के सच को आज की नज़रों से बयाँ करने का प्रयास किया। मैं कितनी सफल हूँ यह समय बताएगा। मैं यह ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हारी नहीं। मैंने कभी हार मानी नहीं क्योंकि मैं समझती हूँ कि हारना मेरी नियति नहीं है। इम्पोर्टेंट। औरत की नियति भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। मैं मूलतः एक कवि हूँ। गद्य लेखन मैंने बहुत देर से शुरू किया। 1978 में मैं बहुत बीमार हो गई थी। रांची अस्पताल में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। वहाँ हजारीबाग के एक उभरते युवा कवि भारत यायावरी मेरी देखभाल के लिए अस्पताल में मेरे साथ रहे थे। उन्होंने हजारीबाग के लेखकों को जुटाकर मेरे घर पर नियमित रूप से गोष्ठियां करवाने की योजना को कार्यान्वित किया था। बीमारी के दिनों में कोयला खदानों की 2 महिला कामगार भी मेरे पास मेरी देखभाल करने को आ गई थीं। मज़दूर साथी तो हर रोज़ कोलियरियों से आकर मेरी खबर सार सार ले जाया करते थे और अस्पताल का ज़रूरी खर्चा जमा कर जाते थे। उन्हीं दिनों भारत यायावर ने 3 मोटे रजिस्टरों में मेरी डायरियों से सभी कविताएँ खोज-खोज कर दर्ज कर दी। उन्होंने यही कहा था कि जिनके लिए आप इतना संघर्ष कर रही हैं, आप उन पर क्यों नहीं लिखती? कितनी कहानियाँ मिल जाएँगी आपको इनके जीवन संघर्ष की, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है? भारत यायावर का कथन है, ये याद रखिएगा। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अ, पर्वतीय कहानी वहीं अस्पताल में लिखी। या ये इम्पोर्टेंट तथ्य मिलता है, पर्वतीय कहानी उन्होंने अस्पताल में लिखना शुरू करी थी, किसके कहने पर? भारत यायावर के कहने पर। मैंने भारत यायावर को सदैव अपना गुरु माना है, इम्पोर्टेंट। वे हमेशा मेरे लेखन को प्रोत्साहित ही नहीं करते रहे, उसे दिशा भी देते रहे। कविता मेरे जीवन का हिस्सा थी, उसे जन्म में लाने का काम या पत्रिकाओं तक पहुँचाने का काम शुरू में भारत यायावर ने ही किया। तब लोग जानने लगे कि मैं राजनीतिक ही नहीं, कवि भी हूँ। मेरा विद्रोही स्वभाव मुझे राजनीति की तरफ ले गया था ताकि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकूं, उसे बदल सकूं। संवेदना से ओत-प्रोत मेरा मन मुझे ले गया सृजनात्मक कार्यक्रमों और साहित्य की ओर कि कुछ रच सकूं, सिरज दूं। कई संस्थाओं के निर्माण से मैंने समाज को कारगर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया। तो साहित्य के माध्यम से दृष्टिकोण बदलने का अभ्यास। दरअसल मेरे लिए ये दो रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ते के दो छोर थे। एक आदि यानी प्रस्थान बिंदु तो दूसरा आदि यानी अंत यानी मंजिल। एक मुहिम, आंदोलन या एक राह के लिए दोनों का होना ज़रूरी होता है। शुरुआत ही नहीं होगी तो लक्ष्य पर कैसे पहुँचेगा कोई? मेरी रुचि, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति भी इस राह पर ले जाने का कारक रही है। अंतर केवल यही है कि अब राजनीति के साहित्य की डगर पकड़ ली है। अब राजनीति ने साहित्य की डगर पकड़ ली है, इम्पोर्टेंट है। और साहित्य ने राजनैतिक दिशा स्वाभाविक है। भटकाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। यह मेरी योजनाओं की महायात्रा है जिसे संघर्ष ने गति दी और हादसों ने 2 कदम पीछे हटकर पुनः प्रयाण की प्रेरणा और योजना। संघर्षों ने कभी मुझे थकने ही नहीं दिया, तरीका बदलना ज़रूर सिखाया। मेरे अनुभव कलम की नोक पर सवार हो पन्नों पर उतरने लगे। पहले यदा-कदा लिखती थी, मूड आने पर लिखती थी, बस केवल कविताएँ, जो संघर्षों के दौरान बलात् मुझ पर तारी हो जाती थीं। दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने पर मुझे भय हो गया था कि शायद मैं बचूँगी नहीं। अपनी रचनाओं को, गीतों को बिना सुनाए, बिना गाए मैं चल दूँगी। इसका मुझे बड़ा मलाल हो रहा था। मैं दिल का ऑपरेशन करवाने दिल्ली आ गई। मेरा दिल के ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। उसी दौरान मैंने रामविलास शर्मा जी से मिलने की ठानी, ताकि अपना रचना संसार उन्हें दिखाकर उनसे दिशा ले सकूँ। याद रखिएगा, इस भूमिका में डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी ज़िक्र है। फ़ोन पर समय लेकर मैं अपनी कविता पुस्तकें व डायरियाँ लेकर उनके घर विकासपुरी पहुँच गई। उन्होंने मेरी कतिपय कविताएँ सुनी भी। उन्होंने पूछा, तुम करती क्या हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं कोयला खदानों के मज़दूरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हूँ और सीटू से संबद्ध कोल फील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने उन्हें कुज़ू में मुझ पर हुए इंटंक के कोल माफिया के हमले की घटना सुनाई और रैलीगढ़ा व केदला में हुए संघर्षों की चर्चा भी की। उन्होंने कहा, कविता लिखती हो, लिखती रहो, लेकिन तुम अपने अनुभव कहानियों में दर्ज करो। भले वर्णनात्मक ही लिखो, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। वह दस्तावेज होगा, इतिहास होगा इस युग का। यह शोध के लिए कच्चा माल भी बनेगा। तुम नहीं तो कोई और इनका उपयोग करेगा। मैंने उन्हें कविता में लिखी अपनी जीवनी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने अनुभवों पर आधारित कहानियाँ लिखने की सलाह दी और मैंने गद्य लिखना
शुरू किया। तो ये याद रखिए, गद्य लिखना शुरू किया किनके अनुभव के आधार पर? रामविलास शर्मा जी के से जब मिली थी वो। उनसे मिलकर मुझे बड़ा संतोष हुआ कि इतने बड़े आलोचक ने मुझे सुना और दिशा दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से मिलने के बाद मैंने योजनाबद्ध तरीके से गद्य लिखने की ठान ली। मैंने तय कर लिया कि अब मैं लिखूंगी मेरे अनुभव, मजदूरों के अनुभव, किसानों का यथार्थ, आदिवासियों की त्रासदी, विस्थापनाओं का दर्द, स्त्री की पहचान की खोज। मैं लिखूंगी समाज, सत्ता और व्यवस्था के बदलाव के किस्से, मुक्ति की दृष्टि। अब मेरी कविताएं कथा के पात्र बनकर संवाद करने लगी। मेरी कलम सोच और चिंतन के चौराहे पर खड़ी हो विमर्श की दशा खोजने लगी। मेरे शब्द विगत 50 वर्षों के अतीत का इतिहास घेरने बांधने को विकल हो उठे। आज भी विकल हैं, बेचैन हैं। मैं अपनी सोच में ही ना जाने कितने ग्रंथ रोज लिख लेती हूँ। कितनी कविताएं अलिखी रह जाती हैं, खो जाती हैं विस्मृति में। मैंने आत्मकथा लिखने की ठानी, मैं लिखूंगी आत्मकथा। एकदम बेबाक होकर सच लिखूंगी, एकदम सच। अपनी गलतियों को भी स्वीकारूंगी और उन पर चोट भी करूंगी। इतनी लंबी जिंदगी है मेरी, हाँ, सारी जिंदगी का लेखा-जोखा करूंगी मैं। मैंने आत्मकथा के साथ-साथ उपन्यास भी लिखने शुरू किए। उनकी प्रेरणा से मैंने, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा, सीता और मौसी, ये 2 उपन्यास लिखे थे, ठीक है? इनका ज़िक्र भूमिका में आया तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। जो जंगल और कोयला खदानों की कातरी महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। फिर अपने संघर्षों की आत्मकथा लिखने बैठ गई, जो हादसे के रूप में छपी। हादसे का संक्षिप्त रूप हरिवंश जी ने अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना में धारावाहिक रूप से छापा। मौसी उपन्यास को सत्य प्रकाश ने बनारस से आज में धारावाहिक छापा। तो ये याद रखिएगा कि हरवंश जी ने अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर, है ना, दैनिक पत्रिका रही होगी, तो उसमें इन्होंने धारावाहिक रूप में छापा था। और मौसी उपन्यास को सत्य प्रकाश ने बनारस से आज में धारावाहिक रूप में छापा था। आपोधरी की यह कथा एक स्त्री की दृष्टि से मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकावों का आकलन है। आपोधरी मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है, पहले थी हादसे। हजारीबाग के संघर्षों के बाद हुए संघर्षों को मैंने हादसे में दर्ज किया है, लेकिन स्त्री दृष्टि से मेरे निजी जीवन के टकराहटों की झांकी उसमें नहीं है। हादसे के लोकार्पण के समय राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी आत्मकथाएं समानांतर नहीं चलकर वर्टिकल चल रही हैं। आपोदरी में मैंने निजी जीवन और संघर्ष के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हादसे समय सीमित था। आपोदरी का समय बहुत लंबा है और स्पेस व भूगोल विशाल। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। तीसरा खंड हजारीबाग की गतिविधियों के प्रसंग में बाद में प्रकाशित होगा। उसे लिखना भी बाकी है। तो मतलब 2 खंड लिख चुके, उसे लिखना बाकी, तीसरा खंड पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन भूमिका में ये बताती हैं। आपोदरी को तैयार करने में दिनेश जी, सुमन जी, इनका नाम नोट कीजिएगा। दिनेश, सुमन तथा शिखा ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की। ये 3 लोगों ने इस आपोदरी आत्मकथा को लिखने का बीड़ा उठाया था। उनकी मैं आभारी हूँ। आत्मकथा को संवरने सुधारने में भारत भारद्वाज, अभिषेक कश्यप, साधना अग्रवाल, अभय कुमार दुबे और इब्बार रब्बी जी ने जो सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद कहना या लिख देना भर पर्याप्त नहीं है। और सबसे ऊपर धन्यवाद है श्री महेश भारद्वाज, प्रबंध निदेशक, सामयिक प्रकाशक का, जिन्होंने न सिर्फ बड़े ध्यान से इस पुस्तक को तैयार किया, बल्कि धैर्य से पुस्तक तैयार होने का इंतजार भी किया। उनके बार-बार इसरार से भी यह कथा अपना वर्तमान रूप ले पाई। रमणिका गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है भूमिका। तो आशा करती हूँ कि आपने समझा होगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे। शायद आपका 2 कहानियाँ, भोला राम का जीव और कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़। ठीक है? तो ये तो आसानी से खत्म हो जाएगा और इसको आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।